किसी इमाम को तनख्वाह ना दे पाए जो वक्फ बोर्ड, उसके चेयरमैन को मेरे ख्याल से डूब मरना चाहिए शर्म के मारे। अब यतीमों और बेवाओं को तो हक होता है, इमामों को तनख्वाह ना दे पाए उन लोगों को तो वैसे ही डूब मरना चाहिए। किरण रिजिजू साहब को यही लोग पसंद है ना। अगर ईमान गया तो आदमी इस्लाम से बाहर। जो वक्फ की ज़मीन का एक लुकमा भी मुंह में रख सकता है वो मुसलमान नहीं होता। जिस पार्टी से वो आते हैं वो भी चोरी का काम ही तो करना चाहते हैं। अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के साथ मिलकर उन्होंने पूरा देश लूट लिया, रेलवे की ज़मीन लूट ली, डिफेंस की ज़मीन लूट ली अयोध्या तक में। अब नज़रें वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे है, वो हम होने नहीं देंगे। जो प्रपोज्ड बिल है वो पड़ा भी है, इसमें बेईमानी, चोरी, डकैती, लूटपाट के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों की तो बात ही क्यों करनी है। मैंने आपको एक ही एग्जांपल दिया ना, वो खुद ही तो कह रहे हैं कि इन सब ने चोरी की है और उन्हीं के रिकमेंडेशंस मान रहे हैं वो। तो ये एक धोखाधड़ी है जो किरण रिजिजू साहब ने एक एक लफ्ज़ कहा है, वो धोखाधड़ी की एक आखिरी मेयार जो होती है ना वो है। ये बिल चोरों की तरफ से चोरी करने का एक बढ़िया जरिया का बिल है। ये सारे चोर मिलके इस बिल के जरिए से बहुत इत्मीनान से चोरी करना चाहते हैं। जो वक्फ की चोरी होते हुए रोक ना पाए वो मुसलमान नहीं है। जो वक्फ की चोरी खुद करे, इतना सा भी लुकमा उसके मुंह में गया, वो मुसलमान नहीं है। मेरा ये मानना है, इस पे आप फतवा ले सकते हैं किसी से। हमने एक बहुत जल्दी अगले महीने हम एक पूरे देश से वक्फ के जो समझदार दानिशमंद लोग हैं उनको बुला के हम एक वाइट पेपर तैयार करेंगे और प्रपोज्ड बिल हमारा जो होगा, जो आवाम का, मुसलमानों का प्रपोज्ड बिल होगा वक्फ का, उसकी भी एक हम एक ब्लूप्रिंट पब्लिश करेंगे और उसके बाद हम जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट रखेंगे और ये पूरा देशव्यापी प्रोटेस्ट होने जा रहा है। और जो चालबाजी सरकार कर रही है, भलाई का नाटक करके पीठ में चाकू मारने का काम कर रही है, बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। इस पे कोई भी व्यक्ति कमेंट जब करे, जब उसको पूरा मुताला हो, और वो मुताला करके वाइट पेपर निकालने का काम हम करेंगे। इसलिए मैंने वो पहले ही बताया ताकि उससे भी लोग फ़ायदा उठा सके। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई आपस में एक अगर इकट्ठा होकर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और IIC, शायद आप इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की बात कर रहे हैं, तो वक्फ हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो इस्लामिक सेंटर की जिम्मेदारी है। और मैं ये चाहूँगा, अगर मेरी बात चले, मैं भी मेंबर हूँ, तो हम इसका मरकज़ वक्फ के लिए तहरीक चलाने का, और वो प्रधानमंत्री के घर से भी बहुत नज़दीक है, तो हमें प्रोटेस्ट लेके प्रधानमंत्री के घर तक भी जाने में बहुत आसानी रहेगी, पीसफुल प्रोटेस्ट। तो इसका मरकज़ जो है इस्लामिक कल्चरल सेंटर को बनाया जाए। ये मैं सलमान खुर्शीद साहब से भी गुजारिश करूँगा, और जो वक्फ के ये जो अभी IIC के लोग जीत के आए हैं उनसे भी मैं पर्सनल गुजारिश करूँगा कि ये हमें इसका हेडक्वार्टर वक्फ की लड़ाई लड़ने का, ख़ास तौर पे जो पीसफुल प्रोटेस्ट की और रिसर्च करने का जो हेडक्वार्टर बनाया जाए, वो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को बनाया जाए, क्योंकि वक्फ हमारे कल्चर का बहुत अहम हिस्सा है। ये एक ऐसा यूनिक कल्चर है जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया है, और इस्लामिक कल्चर ये वाला वक्फ का कॉन्सेप्ट वाला जिस तरीके से भारत में लागू हो रहा है, पूरी दुनिया को इससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रहे। तो मैं सलमान साहब से और बाकी ऑफिस बेरर से इस बारे में गुजारिश भी करूँगा, और मेंबर से भी गुजारिश करूँगा कि इसका जो सेंटर हो वो इस इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ही बने। देखिए, जो लोग तो RSS और BJP के हैं, उनकी ईमानदारी पे कुछ भी कहना मेरे ख्याल से बेमानी है, उस पर तो जाना ही नहीं चाहिए। वो तो मैंने किरण रिजिजू साहब की स्पीच सुनी है, और ये मैंने जो प्रपोज्ड बिल है वो पढ़ा भी है। इसमें बेईमानी, चोरी, डकैती, लूटपाट के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों की तो बात ही क्यों करनी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि JPC से कुछ होने वाला नहीं है, और JPC के भुलावे में जो लोग रह रहे हैं उनको शायद ये भी पता होगा, सब सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको ये भी पता होगा कि JPC की रिकमेंडेशन मानने के लिए सरकार बाध्य तो नहीं है ना। ऐसा कोई कानून तो नहीं है JPC ने कुछ रिकमेंडेशन की और सरकार मान ही लेगी उसे। तो ये एक यूजलेस एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से। ये इसके ऊपर मुझे कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं है। जगदम्बिका पाल जी हैं, उनके यहाँ दिल्ली के भी जो घर है उस पर भी हम प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाके हम पीसफुल प्रोटेस्ट की शुरुआत यहीं से करेंगे। जगदम्बिका पाल जी जो हैं, जो चेयरमैन हैं, तो ये शुरुआत JPC का सिर्फ इतना फ़ायदा हमें उठाना चाहिए कि इनके सारे मेंबर्स जो हैं, उनके ख़ास तौर पे जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा हैं, तो उनके घर यहाँ दिल्ली के ऑफिस में भी और उनके क्षेत्र में जाके प्रोटेस्ट की तैयारी करें। और जो लोग हमारे साथ हैं उनको, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बहुत बड़ी ताकत होते हैं ना,
तो उनको जो हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट होंगे, और हम जल्दी, ये भी मैं आपको बताना भूल गया, जंतर मंतर पे भी हम एक बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे। उससे पहले हम एक, ये भी मैं बात, बहुत बहुत शुक्रिया, ये भी बताना चाहता हूँ मैं, हमने एक बहुत जल्दी अगले महीने हम एक पूरे देश से वफ़ के जो समझदार दानिशमंद लोग हैं उनको बुला के हम एक वाइट पेपर तैयार करेंगे, और प्रपोज्ड बिल हमारा जो होगा, जो आवाम का, मुसलमानों का प्रपोज्ड बिल होगा वफ़ का, उसकी भी एक हम एक ब्लूप्रिंट पब्लिश करेंगे, और उसके बाद हम जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट रखेंगे, और ये पूरा देशव्यापी प्रोटेस्ट होने जा रहा है। उसने जितनी भी बातें कही हैं किरण रिजिजू साहब ने पार्लियामेंट में, शायद आप उसी का हवाला दे रहे हैं, वो उन्हीं लोगों के प्रपोजल मान रहे हैं जिनको वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे वक्फ बोर्ड ने रिकमेंडेशंस हमें भेजे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी होते हैं वक्फ बोर्ड के मेंबर भी होते हैं। तो जिन लोगों ने ये भ्रष्टाचार किया है उन्हीं की रिकमेंडेशन पे ये अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। तो मतलब चोर जो हैं उनकी रिकमेंडेशन, ये किरण रिजिजू साहब का आर्ग्यूमेंट है। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ध्यान से उनका जवाब देना चाहता तो उनका एक भी लॉजिक ऐसा नहीं था जिसमें वो खुद ही चकरा के गिर ना जाते और वहाँ हाथ जोड़ के उन्हें पार्लियामेंट के अंदर माफ़ी ना मांगनी पड़ती। मैंने आपको एक ही एग्जांपल दिया ना, वो खुद ही तो कह रहे हैं कि इन सब ने चोरी की है और उन्हीं के रिकमेंडेशंस मान रहे हैं वो। तो ये एक धोखाधड़ी है जो किरण रिजिजू साहब ने एक एक लफ्ज़ कहा है, वो धोखाधड़ी की एक आखिरी मेयार जो होती है ना वो है। और पब्लिक, देखिए पब्लिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पब्लिक का कॉन्सेप्ट ये होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या है, हमारे नौकरी तो हैं। किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, किसी वक्फ बोर्ड के मेंबर ने, किसी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने, जो खुद कई जेलों की लाइन में लगे हुए हैं जाने के लिए, किसी पब्लिक के लोग से पूछा, किसी बेवा से पूछा, किसी यतीम से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें कुछ मिल रहा है। मैं किसी इमाम को तनख्वाह ना दे पाए जो वक्फ बोर्ड, उसके चेयरमैन को मेरे ख्याल से डूब मरना चाहिए शर्म के मारे। अब यतीमों और बेवाओं को तो हक होता है, इमामों को तनख्वाह ना दे पाए उन लोगों को तो वैसे ही डूब मरना चाहिए। किरण रिजिजू साहब को यही लोग पसंद है ना, क्योंकि वो भी चोर हैं और किरण रिजिजू साहब का जो जिस पार्टी से वो आते हैं वो भी चोरी का काम ही तो करना चाहते हैं। अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के साथ मिलके उन्होंने पूरा देश लूट लिया, रेलवे की ज़मीन लूट ली, डिफेंस की ज़मीन लूट ली अयोध्या तक में। अब नज़रें वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे है, वो हम होने नहीं देंगे। हम डिफेंस की ज़मीनें भी वापस लेंगे अडानी अंबानी यूसुफ लुलू से, रेलवे की भी वापस लेंगे और वक्फ की भी लेंगे। तो ये चोरी की जो कहानी है चलने वाली नहीं है। क्या इस बिल के बाद ये चोरी रुक जाएगी? सब जो अभी चोरी हो रही है, ये बिल चोरों की तरफ से चोरी करने का एक बढ़िया जरिया का बिल है। ये सारे चोर मिलके इस बिल के ज़रिए से बहुत इत्मीनान से चोरी करना चाहते हैं। ये चोरी करवाने का बिल है, ये चोरी रुकवाने का नहीं है। एक सवाल यहाँ पर एक पैदा ये हो रहा है कि जिस तरह से वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए खुद मुसलमान उसकी रखवाली ही उसके दुश्मन है, इसके ये बड़ा चैलेंज है, इसको कैसे? मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जब पहले बिल मजबूत था तब एक मिनट एक करके, आपका अच्छा सवाल है, एक एक करके। मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी के चोर, फर्क देखो आप। है तो मुस्लिम ना। हाँ मुस्लिम, देखो मुस्लिम में बड़ा चक्कर है हमारे यहाँ। अगर ईमान गया तो आदमी इस्लाम से बाहर। जो वफ़ की ज़मीन का एक लुकमा भी मुंह में रख सकता है वो मुसलमान नहीं होता, आप समझ लो। एक उसका एग्जाम्पल है ना, जो यूपी में, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेता, आप ही बताओ। जो वक्फ बोर्ड, नहीं यूपी के शिया, हाँ वे, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ कभी भी, आप बताओ नाम। तो वो हैं, जैसे ही उनका पर्दा उठा वो वक्फ बोर्ड से लात मार के निकाल दिए गए, क्योंकि उन्होंने कम से कम कबूल तो किया कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, तो वो निकाल दिए गए। तो वैसे ही ये जितने भी मेंबर्स हैं वो इस बात के मुस्तहक हैं कि वो मुस्लिम ही नहीं, और ये हमारी सबसे अहम डिमांड है कि मुस्लिम्स के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो ये मेंबर्स तो वैसे ही मुस्लिम नहीं है, कोई भी बिल्कुल नहीं है। जो वफ़ की चोरी होते हुए रोक ना पाए वो मुसलमान नहीं है। जो वफ़ की चोरी खुद करे, इतना सा भी लुकमा उसके मुंह में गया, वो मुसलमान नहीं है। मेरा ये मानना है, इस पर आप फतवा ले सकते हैं किसी से। चोरी हो रही है, लूट हो रही है जमीन, लूट डकैती, आप इससे भी बड़ा कोई वो कर सकते हैं। तो वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 8 बजे कल्बे जवाद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले मुस्लिम प्रस्ताव बोर्ड, सब मतलब इतना बिखराव क्यों है? नहीं, बिखराव नहीं है ना, हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। और इसमें देखिए, मैं मौलाना कल्बे जवाद साहब भले ही वो बज़ाहिर कहीं नज़र आते हैं, लेकिन वो वफ़ के मामले में ईमानदार हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उनके जो चारों तरफ लोग होते हैं वो ज़रूर अव्वल दर्जे के बेईमान होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मौलाना कल्बे जवाद, मैं अकेले मौलाना ऐसे मानता हूँ पूरे देश में जो
वो ऐसा ही होता है हमेशा। ये हिस्ट्री है इस्लाम की, हमेशा ईमानदार बेईमानों से घिरा रहता है, क्योंकि उसकी एक लंबी तवील बहस हो जाएगी। लेकिन मौलाना कल्बे जवाद के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि वो दिल से अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए, वफ़ की हिफाजत के लिए तैयार रहेंगे। मैंने उन्हें खुद देखा है। बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया बिल को, उसके बाद भी बोर्ड इधर उधर घूम भी रहा है। मैंने आपको कहा ना, इसमें सबको मौलाना कल्बे जवाद की क़यादत में काम करना चाहिए। मैं खुद उनकी क़यादत में काम कर चुका हूँ और अब भी करने को तैयार हूँ, लेकिन प्रोटेस्ट के मामले में। लेकिन जो इसकी जो लेखा जोखा तैयार करना है, उसके लिए मेरी सलाह बहुत ज़रूरी है। मुझे अपने बात मुँह से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं मेहनत करके उसको बना रहा हूँ। लेकिन अगर प्रोटेस्ट करना है किसी के साथ रख के, तो मौलाना कल्बे जवाद को सबसे आगे रखना चाहिए। हम भी उनके पीछे रह के, लाठी गोली और डंडे खाने वाले वो अकेले आदमी हैं। जो बड़े बड़े हमारे एक हैं वो जालंधर, ये लुधियाना, मैंने कहा ना वो कहीं भी हो, लेकिन जहाँ वक्फ का मामला आता है मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ ना, मतलब बीजेपी का एजेंडा बताया जाता है। मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ। वो बज़ाहिर कहीं भी नज़र आते हो, लेकिन वक्फ के मामले में मैंने उन्हें खुद देखा है। वो अपनी जान हथेली पे लेके आगे आते हैं। एक और मौलाना है, उनको भी क़यादत में आगे आना चाहिए, वो लुधियाना के, लेकिन वो भी पता नहीं क्यों पीछे रहते हैं। हम उनकी क़यादत में भी काम करना चाहते हैं। बहुत सारे मौलानाओं को मैंने परखा है, लेकिन जहाँ बहादुरी की बात आती है तो बहुत कम बचते हैं। आपने कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत की, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनको अभी जेपीसी के सामने नहीं जाना चाहिए, तो उनसे कभी बातचीत की हो या आपने अपनी बात रखी, और उनका क्या मत है इस चीज़ को लेकर? देखिए, अभी जिस चीज़ से भी मैंने बात रखी है, वो लोगों ने खुद भी यही कहा है। और जो अभी एक ऐवान गालिब में भी जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी जो लोग जेपीसी अटेंड करके आए हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि हमने ये कहा है कि इसको लॉक स्टॉक एंड बैरल ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ख़त्म करके करना क्या चाहिए, वो हम तजवीज़ कर रहे हैं कि अपना एक्ट तो बनाएं पहले। हमें चाहिए क्या, ये पता नहीं। सिर्फ रुकवाने से काम नहीं होगा ना। और इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि वक्फ एक्ट में चेंज लाना ज़रूरी है, सबसे अहम है। लेकिन वो चेंज क्या होगा, वो मुस्लिम समाज तय करेगा, वो कोई आरएसएस और बीजेपी का व्यक्ति तय नहीं करेगा। उन्होंने बहुत हमले पहले भी किए हैं, अदालतों में केस डाले हैं झूठे सच्चे। ये अमेंडमेंट बिल्स 2 तो मैंने आपको अभी दिखाए ना, और भी बहुत सारे होंगे। ये तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को ज़रा रिसर्च करनी चाहिए, मैंने भी रिसर्च करके निकाले। तो वो तो दिन रात तीर चलाए जा रहे हैं ना आरएसएस के लोग, तो हम उसका जवाब तो तैयार करें कम से कम। मैं नहीं मानता, आपने जो सवाल पूछा था ना, मजबूत एक्ट आज तक नहीं बना है। आज तक कोई भी एक्ट वक्फ का मजबूत नहीं बना है। ये है कि थोड़ा बहुत मजबूती पैबंद लगा के, जो लोग हमने 2013 में कोशिश भी की थी, उसको भी पॉइंटेडली, और मैं ये कह रहा हूँ कि आरएसएस ने इसके बारे में बहुत डिटेल में रिसर्च की है। एक एक चाल जो उस समय वक्फ बचाने के लिए चली थी, उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए उससे 10 गुना बड़ा हमला किया गया है इस अमेंडमेंट में। अभी आप ये बता रहे हैं कि 2021 में भी ये पहल शुरुआत की थी, तो आपने तभी क्यों नहीं आवाज़ बुलंद की? मुझे भी नहीं पता था ना, मुझे भी नहीं पता था। ये चोरी छुपे बिल, ये इसीलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो मैं अब जब ये एक्ट आया, मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ ना, और कितनी मेहनत लगी होगी मुझे ये पता करने में बातें कि ये एक नहीं 2 बिल पेश किए गए। उसके बारे में क्या पब्लिक डोमेन में जानकारी है कि 1913 और 1930 का जो मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट था, उसको रिपील करने का भी साथ के साथ लाएंगे। इसके बारे में किसी को पता है अभी तक? देखिए, तो ये पब्लिक डोमेन में आई नहीं बात। तो मैं तो क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर नहीं हूँ ना, मेरी लिमिटेशंस हैं, लेकिन हम तो ज़्यादा मेहनत करके चीज़ें ला पा रहे हैं, लेकिन हम लाएंगे भी। लेकिन अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ मेरी मदद करें, तो हम इस बिल की पूरी तरीके से झूठ की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं।